नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज ये अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे मैं ये वीडियो एक लेके आया हूँ जिस पे हम बात करेंगे नॉन ट्रेड बैरियर्स की और एग्रीकल्चर की और अलग सेक्टर्स की जहाँ ये अमेरिकन हमसे कंसेशंस चाह रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पेपर में छपा और मैं टाइमलाइन पे शेयर भी किया कि अमेरिकन्स नाउ वांट एक्सेस टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर, कि आप ही सेक्टर खोलिए हमारे लिए। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक डिटेल बात कर ही जाए, मतलब अपने अपने फॉलोअर्स लिसनर्स के साथ। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं नॉन ट्रेड बैरियर्स है क्या। नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं जो यूएस चाहता है कि इंडिया हटाए, जिसमें मेनली आता है कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं जो कंट्रीज लगाती हैं अपनी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को, क्रिटिकल सेक्टर्स को बचाने के लिए, जैसे सब्सिडीज देना, कंपलसरी लाइसेंसिंग करना, बहुत बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे टैरिफ्स नहीं होते हैं, कस्टम ड्यूटीज अलग होती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बैरियर्स कि कौन आ सकता है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, किसका कितना जॉइंट वेंचर है, ये सब चीज जो होते हैं नॉन ट्रेड बैरियर्स में आते हैं। तो अब हम देखते हैं नॉन ट्रेड बैरियर्स में यूएस चाहता क्या है हिंदुस्तान से। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में इंडिया के रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स में हमसे कंसल्ट करिए। वो चाहते हैं कि आप जो अप्रूवल धीरे धीरे करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, फूड, मेडिकल डिवाइसेस, उसमें भी करिए। कस्टम वैल्यूएशंस आपके तो कस्टम जो आप ड्यूटीज लगाते हो इम्पोर्ट पे, वो उसको रैशनलाइज करिए। चलिए, ये तो फिर भी जनरल सा है, हम समझ सकते हैं। अब सेक्टर वाइज क्या है, आइए वो देखते हैं। एग्रीकल्चर पहला, वो कहते हैं कि आप सैनिटरी और फिजो सैनिटरी मेजर्स जो है उनको रिमूव करिए, जैसे रिमूवल ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर पेस्ट वीड्स इन ग्रेन शिपमेंट। हाँ, अगर पेस्ट वीड्स आते हैं ग्रेन्स में तो आने दीजिए ना, अमेरिकन तो यही कह रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ methyl bromide fumigation requirement, especially for cold climates. Removal of zero tolerance policies for pests and weeds in grain shipments. ठीक है। नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन, भैया आप बोलते हो कि आप जो है 24 क्रॉप्स कैटेगरीज के लिए जीएमओ सर्टिफिकेशन चाहिए, वो रिमूव कर दो। हाँ बिल्कुल, आपके सारा जो जीएम प्रोडक्ट है वो हमें अलाउ कर देने चाहिए, ये अमेरिकन हमसे मांग रहे हैं। बिल्कुल, आगे चलिए सुनते जाइए। इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड लेबलिंग, जहाँ ये कहते हैं कि आप जो है लेबलिंग और पैकेज फूड इसको बहुत सिंप्लीफाई करिए। फिर ये कहते हैं पल्सेस पे जो आपने कोटा लगा रखी है या इंपोर्ट बैंस लगा रखे हैं वो करिए, और ग्रेन्स पे वो हटाइए। हाँ बिल्कुल, ताकि आप औंधे पौने भाव पे एक्सपोर्ट करके एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट कर दे, स्केर्सिटी क्रिएट और मार्केट फैक्टर्स की वजह से। और फूड सिक्योरिटी तो गई तेल लेने के लिए, अमेरिकन को धंधा चाहिए ना। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, प्राइस कंट्रोल्स, क्या आपने कॉरोनरी स्टेंट्स, नी इम्प्लांट, एसेंशियल ड्रग्स, पेटेंट प्रोटेक्शन जो आपने दे रखी है कंपलसरी ड्रग लाइसेंसेस की, उसको डाइल्यूट करिए। सेक्शन 3D के अंदर जो आपने जो पेटेंट एक्ट में जो स्कोप दे रखा है उसको जो ब्रॉड कर रखा है उसको स्पेसिफिकली रिमूव कर। अर्ली रेजोल्यूशन करिए डिस्प्यूट्स का यूएस लॉस के अकॉर्डिंग। डेटा एक्सक्लूसिविटी करिए फॉर ड्रग अप्रूवल्स, मेडिकल डिवाइसेस में आप लिंगर ऑन करिए, और लाइसेंसिंग और अप्रूवल यूएस जो रिफर्बिश मेडिकल इक्विपमेंट है उसको थोड़ा सा ढीला दीजिए, बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करिए ड्रोन्स की और ऑर्डर्स की। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर इन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन फॉर इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ भाई, इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, यूएस स्टैंडर्ड इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्यों चाहिए आपको इंडियन स्टैंडर्ड। साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, रिमूव मैंडेट्स ऑफ सोर्स कोड, टेक्निकल डिस्क्लोजर्स फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट। क्यों अपना टेलीकॉम क्यों बनाना, हमसे लो ना, ये यूएस का कहना है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग,
लैपटॉप टैबलेट्स, हाँ, ये हमारे जो सरकार ने जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग पे ड्यूरेबल लगा रखे कि कितने लैपटॉप आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां देसी लैपटॉप बनाएं और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करें। वो भी आप बंद करो। अमेरिकन जब आपसे ये चाहते हैं, डिजिटल सर्विसेज पे आ जाइए, कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन करिए। बहुत बढ़िया। आरबीआई का जो मैंडेट है रिवर्स का, जो फाइनेंशियल पेमेंट्स का सारा रेगुलेटरी डेटा इंडिया में स्टोर होगा उसको रिवर्स कर दीजिए। जो क्रॉस बॉर्डर डेटा जो आपका जाता है, जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, उसको डाइल्यूट करिए कि आप सारी कंपनीज को इंडिया में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। 2% का जो आपने डिजिटल टैक्स लगाया ई कॉमर्स पे, उसको हटाइए और आईटी रूल्स को डाइल्यूट करिए कि उनको रेगुलेटरी और अथॉरिटी कंप्लायंस ना करनी पड़े। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं ऑटोमेटिव सेक्टर पे, जिसमें आते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपको कितना लोकल कंटेंट चाहिए। पीएलआई स्कीम्स क्यों रोल आउट करी, इंपोर्ट ड्यूटीज क्यों लगा रखी हैं, क्रैश स्टैंडर्ड्स को और एमिशन स्टैंडर्ड्स क्यों आपने हाई कर रखे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। भैया हम इंडस्ट्रियली पोल्यूट कर रहे हैं तो बहुत बुरा है, लेकिन वो जब कर रहे थे तो वो ठीक था। ये अमेरिका का लॉजिक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं ये मोटा मोटा तौर पे आपने देखा फार्मा, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर कि क्या वो आपसे चाहते हैं। बट अब अमेरिका का एक बहुत बड़ा सिरदर्दी उनका रोना है, जो हार्वर्ड लटनिक चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ओ यू नो वी आर रनिंग अ ट्रेड सरप्लस, वी आर रनिंग अ ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया, दिस दैट, $41 बिलियन ऑफ डेफिसिट विद इंडिया। सच्चाई ना कुछ और है। अभी थोड़े दिन पहले ना जीटीआरआई का एक रिपोर्ट आया है, ट्रेड बॉडी है, उसी का डेटा मैंने कल आउट किया, मैं सोचा आप लोगों के लिए इन्फॉर्म कर दूं। वो बताता है, सुनते जाइए, कि गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया में वो यूएस के साथ, वो है $41 बिलियन इन 2024-25, जिसपे वो मर्चेंडाइज सरप्लस की वजह से हमारे पे सेक्शन 302 का यूएस ट्रेड एक्ट के अंदर वो लोग जो है इंक्वायरी भी कर रहे हैं। लेकिन सर्विसेज में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो यूएस हमसे गेन करता है, ठीक है, India has a US gains of around $35 to $40 billion in sectoral services, right, on consumer spending पे, एजुकेशन पे। अब इतना सारा बच्चा इंडिया का अमेरिका पढ़ने जाता है, यूनिवर्सिटी, लाइक वी वांट टू गो टू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड तक यूके में, तो वी वांट टू गो ओवर देयर। सो वहां पे एजुकेशन पे हम लोग खर्चते हैं और तकरीबन $25 बिलियन एनुअली, ये यूएस का कमाई है। $40 बिलियन सर्विसेज में यूएस कमाता है। आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज में जैसे मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है सर्विसेज चलाते हैं, उससे $15 बिलियन ये इंडियन पॉपुलेशन से कमाते हैं। कंसल्टिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मैकिन्सी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, द बिग फोर, इनसे 10 से $15 बिलियन कमाते हैं। आर्म से ये कमाते हैं $3 to $5 बिलियन, इसमें जैसे मेजर डील्स, आर्म्स डील, अपाची, चिनूक, P8, जी इंजन, फतेजर, प्रेडेटर ड्रोन्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कमाते हैं $2 से $3 बिलियन, जो लाइसेंसेस जो आप रॉयल्टीज पे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से लेके सॉफ्टवेयर यूज करने के, अडोब, एवरीवन, राइट। सो अगर आप ये ऑल द वे देखो तो सम टोटल कितना हुआ, 41 का मर्चेंडाइज ट्रेड का डेफिसिट जो वो लटनिक चिल्लाते हैं, एजुकेशन पे 25 का प्लस यूएस रन करता है, डिजिटल पे 15 से 20 का करता है, कंसल्टिंग फाइनेंस पे 10 से 15 का करता है, आर्म्स एंड ट्रेड पे 3 से 5 का करता है, आईपी एंड रॉयल्टीज पे 2 से 3 का करता है। तो नेट सरप्लस जो यूएस रन कर रहा है इंडिया से, वो है $35 से $40 बिलियन। अब आप ये बताइए
कोई जरा हार्वर्ड लटनिक साहब को ये तो बोले कि आप खाली गुड्स गुड्स पे बोलते रहते हैं, सर्विसेज भी तो काउंट करिए। क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट देखने आया तो इट इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैरिफ कैन बी ऑन द गुड्स, बट ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल हैज टू बी सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक वैलिड क्वेश्चन आता है कि अगर अमेरिका चाहता है तो हम इसको कट क्यों ना कर दें, हम कंप्लाई क्यों ना कर लें। वो तो ये भी चाहते हैं कि हम चाइना से अपनी सप्लाई चेन कट करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है जरा वो भी देख लेते हैं। अब इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना में कई सेक्टर्स में जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में 43.9%, 75% आपके स्मार्टफोन जो हैं चाइनीज फर्म से आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में 50% आपकी एपीआई, 67% केसीएम, 90% फॉर एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन चाइना से आते हैं। बिस्मुथ जो 85% है क्रिटिकल मिनरल्स में, लिथियम 82%, सिलिकॉन 76, टाइटेनियम 50, टेरुलियम 48.8, ग्रेफाइट 42.4 और 100% डोंट रिलायंस ऑन चाइना ऑन लिथियम एंड कोबाल्ट। सोलर एनर्जी में 45% रॉ मटेरियल जो है आपका, 45 to 50% रॉ मटेरियल फॉर सोलर सेल्स आपका चाइना से आता है। ऑटोमोटिव में 18 to 20% ऑटो कंपोनेंट्स वहां पे आते हैं, क्रिटिकल ईवी कंपोनेंट्स वहां से आते हैं। यहाँ तक कि मैग्नेट्स जो जिसका चाइना आजकल इंडियन ऑटो सेक्टर में हंगामा मचा हुआ है, उसका 90% ग्लोबल सप्लाई चाइना होल्ड करता है उन ईवी मैग्नेट्स का। और वो मैग्नेट्स आपको इवन अमेरिका के लिए भी दिक्कत हो रही है, वो भी मांग रहा है। तो ये तो इनकी हालत है डिपेंडेंसी की वर्ल्ड ग्लोबल। even companies like Mitsubishi and Suzuki, even company like Suzuki are being forced to cut their production in Japan due to non-availability of magnets। और अब चाइना जो है इंपोर्ट को उसको एक लाइसेंस के तौर पे आपको परमिट सिस्टम के बेस पे आपको मैग्नेट देगा कि आप इसके लिए यूज करो, इसके लिए मत यूज करो। ठीक है। केमिकल्स में $30 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, और हम एक्टेन और फिनॉल और एनालाइन के लिए उन पे डिपेंड करते हैं। टेक्सटाइल्स पे जो हमारा इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल और जो केमिकल्स आता है वो कुछ 42% वहां से आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन गैसेस, टेलीविजन वहां से आते हैं। मशीनरी में 40% मशीन टूल्स वहां से आते हैं। मोटरसाइकिल्स में 85% ऑफ इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स लाइक व्हील रिम्स जो है वो चाइना से आते हैं। तो अगर आपकी इतनी डिपेंडेंसी है चाइना पे, तो क्या हम चाइना को टोटली डिस्कनेक्ट करके जा सकते हैं अमेरिका की गोद में? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हमें आत्मनिर्भरता का पॉलिसी फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल यस, वी मस्ट फॉलो दैट पॉलिसी एंड वी मस्ट मूव टुवर्ड्स मोर सेल्फ रिलायंस स्लोली एंड स्टडीली, सेक्टर बाय सेक्टर। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार ने काम किया है अच्छा, सेमीकॉन से लेके स्मार्टफोन से लेके फार्मा से लेके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लेके लैपटॉप्स को लेके, बट मोर नीड्स टू बी डन एंड आई रियली टेलीकॉम आई थिंक मोर नीड्स टू बी डन एंड इट विल बी डन एंड इट शुड बी डन। चलिए अब आगे चलते हैं बिना इसको होल्ड किए हुए। अगर हम ये नॉन ट्रेड बैरियर हटा देते हैं तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। आप बोलोगे यार क्या फर्क पड़ता है अगर हम यूएस के फेवर में नॉन ट्रेड बैरियर हटा देते हैं? बिल्कुल, तो लेट्स हियर इट आउट ना, क्या क्या इसका असर होता है। एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर के नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाते हैं तो इंक्रीज यूएस इंपोर्ट होगा, लाइक वॉलनट्स, एप्पल, पल्सेस, जो यूएस फार्मर्स को करे बेनिफिट करेगा और इंडियन फार्मर्स सफर करेंगे। इंडिया का एग्री ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ बढ़ेगा। इंडिया के हॉर्टिकल्चर, पल्सेस, स्पेसिफिकली कश्मीर एंड महाराष्ट्र फार्मर्स इंपैक्ट होंगे। पोटेंशियल टेक्नोलॉजी एंड सीड कोलैबोरेशन, स्पेसिफिकली जीएम क्रॉप्स की ज़्यादा खपत होगी, जिसके लिए हमें रेगुलेटरी रिलैक्सेशन भी करने पड़ेंगे। डेयरी में आते हैं, वो कहते हैं यूएस डेयरी प्रोडक्ट खोलिए, लाइक वे, चीज, लैक्टोज, जिसमें यूएस डेयरी बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव जो अमूल है, जिनका रूरल लाइवलीहुड जो स्मॉल स्केल फार्मर्स पे है, मदर डेयरी है, ये सारे दे विल सफर।
यूएस कह रहा है कि आप एनिमल फीड ओरिजिन जो है वेजिटेरियन फीड रिक्वायरमेंट को आप रिमूव करें, नॉन वेज फीड भी दे दो ना, विच इज नॉट परमिसिबल ना, हमारे लिए तो कुछ चीजें सेक्रेड होती हैं. पोटेंशियल स्ट्रेन ऑन इंडिया डोमेस्टिक डेयरी एंड द प्राइसिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज अमेरिकन कंपटीशन में और स्केल में और मास में बहुत आगे हैं डेयरी डेयरी इंडस्ट्री में. तो ये एग्रीकल्चर और डेयरी तो ये रहा. फार्मास्यूटिकल, अगर हम ड्रग प्राइसेस रिलैक्स करते हैं तो ये यूएस फार्मा लाइक फाइजर, मर्क और अदर कंपनीज को बेनिफिट होगा. ग्रेटर 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 पेटेंट प्रोटेक्शन में इंक्रीज of the price of life saving generic drugs, बिकॉज अब आप रिलैक्सेशन करोगे, पेटेंट लॉस को ऑस्ट्रिक्ट करोगे, जेनेरिक्स बन नहीं पाएंगी तो दवाइयां महंगी होंगी. इंडियन जेनेरिक्स लाइक सप्लाई, इंडियन जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स कुछ सफर, ठीक है, लूज कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली. आपका फार्मा बहुत मेजर एक्सपोर्ट है वर्ल्ड को, बाय द वे, यू नो. स्कोप फॉर ग्रेटर इंडिया, बट आपको R&D मिल सकता है, तो प्लस एंड माइनसेस बहुत हैं. ऑटोमोबाइल्स सर्टिफिकेशन एमिशन स्टैंडर्ड अब यूएस के बराबर लाई, क्या जरूरत पड़ता है, क्यों करना है. ट्रम्प तो वैसे भी बिग ब्यूटीफुल कोल कंबस्शन इंजन पे जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को भाड़ में गए, तो वो कह रहे हैं लेट्स गो बैक, लेट्स गो पोल्यूट. नो, हमें तो खैर एनीवे. US EVs like EV companies will give high competition to Indian companies. It could pressurize India's domestic EV and auto component sector, which is a very large employer. इंडिया का ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है. इनफ्लो ऑफ ऑटो टेक्नोलॉजी एंड जॉइंट वेंचर्स. अब टेक्सटाइल में आता है क्वालिटी स्टैंडर्ड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबलिंग नॉर्म्स, यूएस कॉटन, सिंथेटिक फाइबर्स, अपैरल, ठीक है, एंड यू नो आप कंसेशंस दो, ठीक है, हटाओ, यूएस गारमेंट्स को आने दो, अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को तबाह होने दो, ठीक है. जेम्स एंड ज्वेलरी पे वो कह रहे हैं कि आप यूएस रफ डायमंड्स और बुलियन को अलाउ करो. और इंडिया की एक बहुत बड़ी पोजीशन है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग हब में. सूरत ऑलरेडी सफर कर रहा है बिकॉज इन्होंने अल्रोसा को लेके, रशियन डायमंड्स को लेके सैंक्शन लगाया है, एंड सूरत इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दो सैंक्शन, बिकॉज उसका सप्लाई कर्टेल्ड है, ठीक है. फिर उसके बाद आता है कि इंडिया का जो री एक्सपोर्ट कैपेसिटी है डायमंड ज्वेलरी की, वो भी इम्पैक्ट करेगी, मार्जिन हिट होंगे कंपनीज के, सेक्टर्स के स्पेसिफिकली. फिर वो कहते हैं डेटा लोकलाइजेशन का ये कि आप कि भाई यूएस टेक जायंट्स व्हाई शुड स्टोर डेटा इन इंडिया. तो हाँ, डेटा सॉवरेंटी तो गई तेल लेने के लिए, आपकी डिजिटल सॉवरेंटी का क्या मतलब है. कल को कोई आपको कू कराना है, आपको कोई कलर रेवोल्यूशन कराना है, कोई प्रोटेस्ट कराना है, आप आराम से करवाइए ना, उनको फ्री रन चाहिए. हमारी सरकार के पास ना इंटरसेप्शन की, ना रेगुलेटरी की, ना पीनल अथॉरिटी, ना ओवरसाइट की अगर होगा ही नहीं, और इंडियंस का डेटा अगर बाहर स्टोर्ड होगा तो क्या ही मतलब है. ये वो चाहते हैं, ठीक है. सर्वेलेंस भी फिर हो सकती है. ई कॉमर्स रूल्स में वो कहते हैं कि इन्वेंट्री जो आप करते हो, वो जो आप डोमेस्टिक सोर्सिंग रूल्स करते हो वो हटाओ. हाँ भाई, इंडियन रिटेलर मर जाए ना, किराना मर जाए, खाली बिग बिग मल्टी रिटेल चेन ही सस्टेन करनी चाहिए. अमेरिकन मॉडल आना चाहिए, दैट इज व्हाट दे वांट. अपना क्योंकि इंडिया अपना ONDC ला रहा है तो उसको उनको चैलेंज हो रहा है, तो यूएस लॉबी कर रहा है. फिनटेक में वो कह रहे हैं कि भैया आपने पेपल, स्ट्राइप, वीजा, मास्टर कार्ड, आपने रुपए और यूपीआई ला के इनका नुकसान किया है, थोड़ा इसको डीरेगुलेट करिए. बिल्कुल, दर तो वाजिब है. फिनटेक सिस्टम हमारे हैं, हम यूज करते हैं, डेटा लोकली स्टोर होता है, तो उनको पता नहीं चलता ना, कैपिटल फ्लोज हर्ट होते हैं यूएस से इंडिया में. फिर वो कहते हैं कि आपके ना IPR राइट सही नहीं है, प्लीज ना आप उसको अलाइन करिए अमेरिकन सिस्टम के साथ. आप अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर सेक्टर, कॉस्ट ऑफ इनोवेशन, तो ये बहुत ज़्यादा है, आपके रेगुलेटरी पचड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है. हम लोग ना ये लोग ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो ये मोटा मोटी तौर पे आपने देखा कि ये है अमेरिका का गेम ओवरऑल, कि वो क्या चाहता है. अगर हम उसके साथ डिस्कनेक्ट, चाइना से डिस्कनेक्ट करते उसके साथ जाते हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है रेगुलेटरी बैरियर्स रिमूव करने का. अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल सेक्टर पे, जिसके लिए मैंने आज उसको स्पेसिफिकली अपनी सब्सक्राइबर डिमांड पे बात करी.
थोड़ा लंबा है, सुनिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सॉर्डिड सागा एंड आई फील सैड फॉर व्हाट हैपेंड। दिस इज, ये मैंने वेब पे अपने नीति शास्त्र पे इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर डाला भी है, एक आर्टिकल है जिसमें पीडीएफ है, आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मैं एक समावेश हिंदी में अपने अपने व्यूअर्स के लिए भी देना चाहता हूँ पॉडकास्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रॉकफेलर फाउंडेशन जो है वो थर्ड वर्ल्ड में ये सारी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज बनाती थी। नॉर्मन ई बोरलॉग नाम के नोबेल पीस प्राइज थे जिनको ये व्हीट वैरायटीज के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला था। अब ये रिसर्च मेक्सिको में स्पॉन्सर हुई थी और अल्टीमेटली इसको इंडिया में लाया गया था। अब फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ये सारे 1955 1956 से इंडिया में काम कर रहे हैं पंडित नेहरू के दौरान से। अब पंडित नेहरू के दौरान से जो है वहाँ पे, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन ने एक अग्रीमेंट साइन किया था $1.2 मिलियन का 1951 में फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएसडीए के जो आदमी थे डगलस एस्मिग्नर, जो फोर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ही वाज यू नो डूइंग द ओवरसीइंग दिस प्रोग्राम। In early 1952, a larger agreement was signed between US Technical Cooperation एडमिनिस्ट्रेशन, जो अब यूएस एड है, जो अभी फिलहाल बंद है, लेकिन बिल गेट्स ने बोला है एलोन मस्क को और सब मार्को रूबियो को प्लीज इसे रिवाइव कर। ठीक है, वो भी हम जानेंगे क्यों, आप खुद ही समझ जाएंगे जब ये चीज आएगी। विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने अग्रीमेंट साइन करा कि एक्सटेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर with $550 million with the government of India, matching with the $410 million early on. अब ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो चल रहा था, ऑफ ग्रो मोर, क्रिएशन ऑफ न्यू साइंटिफिक नॉलेज फॉर एग्रीकल्चर असिस्टेंस, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के दौरान, बट ये ना इतना इफेक्टिव नहीं था। तो अब ये पायलट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ था, 1948 में स्टार्ट किया गया था। इसमें द प्रोजेक्ट्स वाज रिस्पेक्टेड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन, बट वो लोग स्केप्टिकल थे, यू नो कि भाई एनफोर्ड फाउंडेशन कि भाई चलेगा, काम करेगा, नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली इन्होंने 1955 में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो साइन हुआ अप्रैल 1956 में, 1956। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस ने इनको बोला कि 3 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे कोऑपरेशन, और इसमें ये रिसर्च में कोऑपरेट करेंगे। इन एडिशन इंडिया ने बोला कि हाइब्रिड मेज लाइए, वो दे वांटेड द फाउंडेशंस टू कोऑर्डिनेट इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चीज इंप्लीमेंट हुई अल्टीमेटली 1967 में, आफ्टर रिसर्च, जब मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ द हाइब्रिड सीड्स ऑफ व्हीट वर ब्रॉट टू इंडिया अंडर दिस एग्रीकल्चर साइंटिफिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइंड बिटवीन द रॉकफेलर फाउंडेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। At the beginning, I would like to say कि green revolution is not a bad thing. It gave huge prosperity and yield. It made India self-sufficient. आज जो हिंदुस्तान फूड सिक्योरिटी पे नाश कर सकता है कि हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। बट अगर एक चीज का पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है, एंड एज अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, न्यूआंस पर्सपेक्टिव देने के लिए I am today going to point out what is the other gray areas of this. ठीक है, and this is well researched by various research papers with various people who written books over it. So बहुत कॉमन है, आप वेब पे भी इसको ढूंढ सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन 1974 जब एक ड्रॉट पड़ा तो हेनरी किसिंगर ने एक ना पॉलिसी बनाई, उस पर क्लासिफाइड एज अ मेमो, ठीक है, कि भाई ऑफ टू सेक्रेटरी ऑफ यू नो कि भाई, एंड द मेमो वाज टाइटल्ड implications on worldwide population growth for US security and overseas interest. अब वो, this was on commission on the recommendation of John D. Rockefeller III, and this project came to be known as by the Washington bureaucratic elite as NSSM 200. इस पे आपके डॉक्टर रॉबर्ट मलोन ने भी उन्होंने भी
अपने ब्लॉग पे कैप्चर किया और NSSM 200 आप PDF आप साइट करेंगे, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइए। 15 साल इसे रखा गया क्लासिफाइड, एंड अल्टीमेटली कैथोलिक चर्च के द्वारा लीगल एक्शन के बाद उसको डीक्लासिफाई किया गया 1989 में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया आफ्टर द यूएन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस इन बुकारेस्ट विच इन रोमानिया विच फेल्ड टू अडॉप्ट द यूएस पोजीशन। तो यूएस ने बोला हम ही अपना स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। This position was mostly shaped by the Rockefeller Foundation and John D. Rockefeller III, which was called the World Population Plan for drastic global population reduction policies. A fierce resistance came to this from the Catholic Church. Every communist country except Romania, as well as from Latin America, Asian convinced leading the US policy circle कि भैया ये डायरेक्टली तो कोई कंट्री मानने नहीं वाली, तो अब कोवर्टली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 1974 में जब एक प्राइस शॉक चल रहा था और 400% की हाइक हो गया था, प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पे हुए थे, किसिंगर बिहाइंड द सीन्स ये ऑयल शॉक के ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। यूएस गवर्नमेंट इस पे फोर फ्रंट पे थी और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जो एक प्री रिक्विजिट जो व्हीकल्स थे बाय प्रॉक्सी, वो थे IMF, वर्ल्ड बैंक और द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन एम्पायर को सस्टेन करने के लिए बनाए गए थे। ब्लंटली पुट, तो यूएस चाहती थी दैट वी नीड टू सिक्योर आर एम्पल cheap raw material and resources in resource-rich countries to keep the American dominance intact. And we need to target those countries to reduce their population so that it is manageable for the Americans to tap it. Right? मैं बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में उसका सब समावेश दे रहा हूँ, आप पूरी PDF पढ़ेंगे तो आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ जाएगा। NSSM 200। अब NSSM 200 जो था ये it also bore the fingerprints of US agro business lobbies, William Pierce, Cargill, famous agro giants of US, Rockefeller Foundation, Green Revolution, also demanded the removal of non-protective non-trade barriers कि आप US grain को imports को खोलें। NSSM 200 called for new international trade agreement for agriculture products and open enough to permit maximum production by efficient producers. That is, please increase the demand for Cargill, ADM, Continental Grain, Bunge, and other agro corporations emerging from the US strategic national policy. Up NSSM 200 writes to maximize the progress towards population stability, primarily emphasis would be placed on the largest developing countries, जहाँ पे ये growing number of population है, जहाँ पे serious instability हो सकती है. These countries are, ये NSSM 200 बोलता है, India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, the Philippines, Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia, and Colombia. These 13 countries को tap and target जो करना था for pro-US policies, ये NSSM 200 में दे रखा 1974 में। ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हो चुकी थी बैकग्राउंड में 1967 में। In so many words, like it was कि भाई आप जो है volume of grain imports need to be increased by the developing country, and India का जो green revolution था that was limited to only 20% of the irrigated land of north and northwest India, mainly Punjab, Haryana and nearby western UP and nearby areas. ठीक है, और यहाँ पे ना it ignored the huge disparity between the feudal landowners and the majority of the poor and the landless peasants जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के मॉडर्न एग्रीकल्चर से थोड़े कटे हुए थे।
and it created green revolution created pockets of agribusiness tied to large export giants like Monsanto, Cargill and other US agro businesses. But small peasants ko nahi chala, and they were ultimately forced to remain poor or migrate to cities to work as labor. That is one part, one facet of the impact of green revolution. कि जो रिच फ्यूडल लैंडलॉर्ड फार्मिंग एलिट थी, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, उन्होंने तो वो सब चीज़ें हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स सब इम्प्लीमेंट कर लिया, यील्ड्स बढ़ी, दे ग्रो रिचर. पर जो पीजेंट्स थे जिनको नहीं मिला, स्मॉल लैंड ओनर्स थे जो जो उधार में नहीं कर पाए, वो अल्टीमेटली या तो वो नीचे लो और पिस गए या वो उठ के बाहर चले गए. ठीक. देन अब रॉकफेलर फाउंडेशन के जो इंस्टीट्यूट थे, उनको यूएस प्रोफेसर्स को उन्होंने भेजा कि आप जाइए, जाके पूरा ट्रेन करिए. ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन अलॉन्ग विद यूएसएड एंड इनका इन द अमेरिकन इंटेलिजेंस के जरिए पूरा ये एक बैकड्रॉप में इनका पूरा एक ब्लेसिंग्स थी. इसको लेके ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, नॉट मैनिपुलेशन. ठीक है. वन मेजर इफेक्ट वर्क क्या इसका उसका बात आता है कि अब इन ग्रीन रेवोल्यूशन सुपर वीट के जो हाइब्रिड सीड लगाए थे उन्होंने मेक्सिको से लाके, यील्ड्स बहुत तेजी से बढ़ी, बट फर्टिलाइजर इनटेक पर एकड़ भी बढ़ा, प्रोडक्ट्स ऑफ नाइट्रेट पेट्रोलियम भी बढ़े. जो रॉकफेलर डोमिनेटेड सेवन सिस्टर्स की जो ऑयल कंपनीज है वो सप्लाई करते थे. ठीक है. ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स चाहिए, उन्होंने एडिशनल मार्केट्स फॉर ऑयल एंड केमिकल जाइंट्स खड़ा करा. सो एक to put it in collection, green revolution was merely a chemical revolution. At no point the developing nations would pay for the huge amounts of chemical fertilizer and pesticides. They would get the credit courtesy of the World Bank and special loans by Chase Bank and other New York banks controlled by US government guarantees. और अगर इसको हम डेवलपिंग कंट्रीज में दोज लोन्स में अगर हम लार्ज लैंड ओनर्स में या स्मॉल पीजेंट्स की बात करें, तो आपको ये समझ में आएगा दैट हाउ दे हैड टू बोरो मनी टू बाय दिस केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एंड दिस सीड्स, बिकॉज ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से आ रहे थे. जो नहीं कर पाए वो लोन में चले गए, कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ गरीब बन गए और कुछ बेच बाच के निकल गए और कुछ जो है मजदूर बन के बड़े शहरों में आके काम करने लगे. अब जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे क्या था, द डिक्लाइनिंग यील्ड. अब क्या हुआ, हाइब्रिड में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि यील्ड इमीडिएटली रॉकेट करती है. फॉर अ फ्यू डेकेड्स दे गिव बम्पर क्रॉप्स एंड देन दे स्टार्ट टू डिक्लाइन. एक मयाद होती है टेक्नोलॉजिकल उसकी. तो हाइब्रिड सीड्स की जो यील्ड थी वो धीरे 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 घटती जा रही थी. एंड अब आप सेकेंड जनरेशन सीड बोलोगे, बिकॉज वो कहते थे कि अगर आपने ये सीड बोया तो आप अपने लोकल सीड नहीं बो सकता, आपको सेकेंड सीड हमसे ही लेना पड़ेगा, हमारा ही फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपने क्या किया, तो वो जो ब्रीडर की जो ऑथराइजेशन हैं सीड ब्रीडर्स की, वो जरूरत पड़ती थी. यू कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट्स. तो सेकेंड जनरेशन सीड में यील्ड थोड़ा और कम हुआ, थर्ड में और थोड़ा कम हुआ, तो वी केप्ट ऑन मार्जिनली कम होता है, एब्सोल्युटली कम नहीं होता है. तो ये दोनों में फर्क है. ये आप ये एब्सोल्युटली ड्रास्टिक फॉल नहीं आता, मार्जिनल कम होता है ऑन रिलेटिव सेंस पे. ठीक है. अब इफ अगर ये लार्ज अगर ये लार्ज मल्टीनेशनल सीड कंपनीज हैं, अभी किसके हाथ में, मेनली हाइब्रिड नाम की कंपनी है, मोनसांटो की डेक्लैब है, विच लेटर लेड फॉर, जिन्होंने लेटर उसको जीएमओ सीड रेवोल्यूशन पे मूव ऑन करा है. पहले हाइब्रिड सीड्स थे, फिर जीएमओ रेवोल्यूशन आई बाद में. ठीक है. इन इफेक्ट द अमेरिकन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कमर्शियल हाइब्रिड्स, they captured the domestic local agro businesses of developing countries in green revolution, depended upon foreign inputs, seeds, fertilizers, chemicals, new technologies and all that stuff. Decades long process है भाई. ठीक है.
अब आते हैं कि इसका इम्पैक्ट पंजाब पे क्या हुआ। बहुत सॉलिड सारा है। पंजाब इज वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का था 1960s का, इंडिया की फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिसको हम ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं पंजाब को। एंड प्रोग्रेस केम विद, बट इट केम विद सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब रैम्पेंट केमिकल एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हुआ। पंजाब ओन्स 1.5% और पंजाब का जो लैंड है, इंडिया का टोटल एरिया है 1.5% लैंड, and uses 20% of its pesticides, टोटल जो इंडिया का यूज। इंडिया का 1.5% हिस्सा 20% पेस्टिसाइड यूज करता है। द सॉइल इज मैसिवली सैचुरेटेड विद इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। जो ये टॉक्सिन्स अल्टीमेटली सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल ऑयल, सीड्स, स्पाइसेस, इन सब में आपको आते हैं सॉइल पोल्यूशन के जरिए। ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ हद तक देन है, और ये साइलेंट हेल्थ हैजार्ड है। और इसका इंपैक्ट क्या है कि सॉइल पोल्यूशन और इंसेक्टिसाइड स्प्रेस की वजह से पंजाब में कैंसर का एपिडेमिक है। बठिंडा से रोज रात को 9:30 बजे ट्रेन में एक ट्रेन जाती है जिससे लोग कैंसर पेशेंट जो इलाज के लिए आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर जाते हैं, राजस्थान, टू गेट ट्रीटमेंट। इट्स कॉल्ड द कैंसर ट्रेन। दो मतलब आप ये सोचिए कि पंजाब का क्राइसिस एग्रीकल्चर का, एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो फार्मिंग एलीट थे, उनको बहुत रईस बनाया। कहते हैं ना, मेरा धरती सोना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो एक्चुअली पंजाब की धरती ने सोना उगला। इट बिकेम फर्टाइल, इट गेव बम्पर यील्ड, यू नो दैट उस लैंड की वैल्यू स्काई रॉकेट कर गई। और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत हद तक आफ्टर 80s एंड 90s जब एक सोशल स्टैग्नेशन आया पंजाब के सेक्टर में और एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन चालू हुआ, तो लोग उसी सोने के बराबर की ज़मीन को बेचकर बाहर जाना, माइग्रेट करना स्टार्ट हुआ। पंजाब जो है वहाँ पे हाईएस्ट वाटर डिप्लीटेड रीजन्स है वन ऑफ द इंडिया में, डिस्पाइट हैविंग सच नेचुरल वाटर रिसोर्स। क्यों? क्योंकि आप जब ये यूज करते हैं हाइब्रिड सीड, तो आपको मैसिव ग्राउंड वाटर की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको ट्यूबवेल्स लगाने पड़ते हैं। तो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, अब सॉइल में कौन कौन से हेवी मेटल्स और केमिकल्स वहाँ पे स्प्रे किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स के अंदर? कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, ठीक है, वीडिसाइड्स यूज होती हैं। मोनसांटो ने एक केमिकल डेवलप किया, ग्लाइसोफेट, इन अर्ली 70s, which was marketed in 1974. It is commercially available since 1970s. पंजाब ने इसको 2018 में गवर्नमेंट ने बैन किया एज हर्बिसाइड, और 2015 में इंडियन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, International Agency for Research on Cancer classified the glyphosate as probable carcinogenic to humans. This was based on limited evidence and sufficient evidence of cancer in human as well as animal. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी मोदी गवर्नमेंट ने, इसको बैन किया कि फार्मर्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं अक्टूबर 2022 से। और क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट, उन्होंने उसके बाद बोला, नोटिफिकेशन रिलीज करा और बोला खाली उतनी लिमिटेड स्प्रेइंग होगी जो सरकार अलाउ करेगी, और वो भी इंसेक्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल के ऑपरेटर्स ही कर पाएंगे। लिमिटेड, ज़्यादा छिड़काव किया तो सॉइल में टॉक्सिसिटी, सीरियल्स में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और वो ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ के लिए डेंजरस है। अब टॉक्सिक केमिकल्स ने जो है, जो बेनिफिशियल पैथोजेंस है, उसको भी हटा दिया। 30 साल के अंदर अंदर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन 67 में चालू हुआ था, 96 तक आते आते the yield stagnated and dropped to 1.13% of the period. Similarly, wheat production, rice yield जो है वो 1.13% तक आ गई। Wheat production declined from 1950s, ठीक है, to till today, मतलब
production could be at all time high, but the yield has comparatively, relatively gone a bit tad lower. But environmental impact और hazard ज़्यादा है, because yield पे और data पे लोग contest करेंगे कि इतना है, आपका data ऐसा है. तो let's not even go on that. I'm just going to simply say कि green revolution ने environmentally बहुत सारी चीज़ों पे impact किया. अब इसमें एक और हुआ कि ऑलमोस्ट इंडिया लॉस्ट 1 लाख वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस राइस, मिलेट्स, लेंटल. हमारी देसी जो वेराइटीज थी वो तो खो गई. तो वी लॉस्ट दोज वेराइटीज बिकॉज वी केप्ट ऑन. अब हाइब्रिड का एक लिया, फिर सेकेंड साइकिल के लिए फिर आपने उस कंपनी से लिया, थर्ड जनरेशन सीड, फोर्थ जनरेशन सीड, न्यू. अब आपकी जो देसी इंडिजीनियस वेराइटीज थी वो तो खत्म हो गई. वी लॉस्ट सो मेनी वेराइटीज. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ, पिलर्ड वर्सेस मोनसांटो केस. ये यूएस का था, जहां पे मई 2019 में Monsanto was ordered to pay $2 billion compensatory for glyphosate for herbicide found in their, and Monsanto was held guilty. Monsanto ने अपील करी, damages were reduced to 69.3, लेकिन कॉज कंफर्म किया गया कि हाँ ये है, इसी कॉज की वजह से, उस ग्लाइसोफेट की वजह से ही ये काम हुआ था. उसके बाद फरवरी 2020 में बेयर मोनसांटो ने फिर दोबारा अपील, क्रॉस अपील करी और सीकिंग, ठीक है. तो कैलिफोर्निया का जो एपेलेट जज था, जस्टिस एंथनी, उन्होंने ही सेड दैट ही वाज सीरियसली कंसिडर्ड टॉसिंग मोनसांटो द अपील ड्यू टू व्हाट ही कॉल्ड एग्रोकेमिकल कंपनीज डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स. And then the California Court of Appeal in California affirmed it in August 9, 2021 कि reckless disregard हुआ है. 20 सितंबर 2021 को इनकी कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन डिसमिस हुई. 17 नवंबर 2021 को इन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाला, वो भी डिसमिस हुआ. एंड अल्टीमेटली इनको डैमेजेस पे करने पड़े अप टू $87 million टू विक्टिम्स ऑन जून 27, 2022. ये फैक्चुअल रिकॉर्ड है, वेब से सर्च किया जा सकता है. तो ये हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर का कैसे है. लेकिन अब आप पूछेंगे इसका रिलेशन क्या है ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर्स के साथ. आइए आगे चलते हैं. अब यहां पे आप देखिए, स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ. एग्रीकल्चर, मल्टीनेशनल फर्म, केमिकल, पेट्रोलियम, मशीनरी, इनपुट्स, एवरी एग्रो बिजनेस एक काइंड ऑफ तौर पे उभरा. लेकिन इसको और फ्लिप मिला 1991 आईएमएफ अग्रीमेंट से, जहां पे वो अग्रीमेंट टेक्निकली हमें कहता है दैट इंडिया इन रिटर्न फॉर दैट बेल आउट ऑफ द सॉवरेन वेल्थ क्राइसिस जो हमारा हुआ था 1991 में, कि हम एग्रीकल्चर सब्सिडीज हटाएंगे, पीडीएस को डिसमेंटल करेंगे, अमेरिकन और वेस्टर्न कंपनीज को इंडियन फार्मा के साथ कॉम्पीट करने देंगे, और डब्ल्यूटीओ इसके बारे में नेगोशिएशन खाली विल बी द सोल अबाइडिंग अथॉरिटी. हमने कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ, वॉल्यूम नंबर 2, ठीक है, एंड सबमिटेड इटसेल्फ टू आईएमएफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम. और 1991 के बजट से जो ओपन मार्केट रिफॉर्म्स हुए वो यही थे. मतलब वो ये चाहते थे अमेरिकन, लेकिन खेल कुछ और है. द मेमोरेंडम ब्लंटली क्लैरिफाइड that India had little choice but to accept the IMF World Bank prescription for structural adjustment. इंडिया की क्रेडिट डिक्लाइन हो चुकी है, कमर्शियल क्रेडिट कट ऑफ हो चुका है, डिस्पाइट बोरिंग फॉर आईएमएफ, लिक्विडिटी पोजीशन खराब थी, तो हमें ये चीजें करने पड़े. द रियल ऑप्शंस वर दिस. Memorandum spelled out to restructure India's agriculture, drastically exposing Indian agriculture production to consumer while benefiting multinational agriculture corporations. और उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बताई, उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. स्क्रैप सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर ऑन फर्टिलाइजर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक लोन्स एंड ओपन एग्रीकल्चर टू फॉरेन ट्रेड. Move towards dismantling the entire system of public procurement and distribution of food. Successive governments ने इन मुद्दों को इंप्लीमेंट करने से रिजिस्ट किया है ओपनली. ठीक है. 1996 में
वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 400 मिलियन इंडियंस could be displaced out of agriculture sector or migrate to urban areas into industry and manufacturing. और पॉलिसी आउटलाइन है सरकार की, और इसलिए आप देखोगे कि रिपीटेडली डिस्पाइट हमने बाहर के प्रेशर को तो सस्टेन किया, अमेरिकन प्रेशर को, टू स्क्रैप सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक लोन, बर्बाद कर दो अपने एग्रीकल्चर को, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर निग्लेक्ट होता चला गया। वो फार्मिंग मेथड जो हमें चेंज करने चाहिए थे, वो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसपे हमें और आगे थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए था, पेस्टिसाइड यूज थोड़ा कम करना चाहिए था, यील्ड्स को देखना चाहिए था, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी चाहिए थी, स्टोरेज चेंज में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। बस खाली फार्म लोन वेवर दे दो और इलेक्शन जीत, ये था इनका decades तक, till this government came into place, यही मुद्दे थे। and earnestly this was the only government which decided to take the bold step of doing the farm reform, और उसका भी क्या नतीजा हुआ हमने देखा। एक, आप लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और बोला ये देखिए काले कानून, और अल्टीमेटली वही फार्मर यूनियंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में बोल रही हैं कि कानून तो सही थे लेकिन एजेंडास पॉलिटिकली कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। खैर एनीवेज, मैं उस पर आज वैल्यू जजमेंट नहीं दूंगा, सरकार ने अब वो कानून वापस ले लिए तो क्या ही बात करनी। अब इंडिया जो होता है वो चाहता है कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकले, ठीक है। वो आबू धाबी में के WTO के आबू धाबी राउंड में एक डेडलॉक हो जाता है बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द रेजोल्यूशन टू एग्रीकल्चर। अब एक 19 एग्रो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जो चाहती हैं कि इंडिया अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस एस्टैब्लिश कर दे, ठीक है। कुछ क्रॉप्स जो आउटसाइड हैं, कैश क्रॉप्स हैं, उनको शायद मार्केट ओरिएंटेड दिया जा सकता है, बट फॉर wheat, rice, cereals, जो essential commodities है, I don't think so कि उनको आप MSP से बाहर लेके जा सकते हैं। तो we need to think about it very carefully. Obviously, experts will know better. अब ये जो ग्रुप है वो है केन्स ग्रुप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा आते हैं, विच इज क्लेम कि इंडिया की पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो है और हाईली सब्सिडाइज है, और ये इंडिया जो है ग्लोबल फूड प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। सिमिलरली बाली डिक्लेरेशन में एक पीस क्लॉज अनाउंस हुआ था कि इंडिया 10% तक अपनी सब्सिडी को लेके जा सकता है, एग्रीकल्चर और फूड सब्सिडी, जिसके अंदर ये फ्री राशन स्कीम और ये सब चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह, और MSP चल रहा है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज वो WTO का वायलेशन होगा, ठीक है। अब यूएस कहता है आप फार्मर सब्सिडी हटाओ, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो। अरे भाई, पर कैपिटा के हिसाब से देखिए तो हमारी सब्सिडी खाली $300 है और आपकी सब्सिडी $4000 है। आप किस मुंह से हमें बोल रहे हैं कि आप सब्सिडी करें? हमारा वो बेचारा फार्मर मर जाएगा अगर उसके लिए हमने सब्सिडी हटाई। जो आप नॉन ट्रेड बैरियर्स में कह रहे हो कि MSP हटाओ और सब, विच इज इन फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब हटाओ, आप बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दो तो आवर फार्मर्स विल बी पुट आउट ऑफ कंपटीशन एंड आउट ऑफ सर्विस, दे विल बी फोर्स्ड टू बिकम पेजेंट्स एंड लेबरर्स, and that will hamper our food and agriculture security. Do we really want that? तो मतलब $40,000 जो है यूएस का फार्मर सरकार सब्सिडी देती है और इंडिया 300 देता है, और यूएस हमें बोल रहा है कि सब्सिडी हटाओ।
सो वी नीड टू कॉल दिस हिपोक्रेसी आउट। अब ये हमें समझ आना चाहिए कि ये वो क्यों कर रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ की कंडीशंस हो, जो आपको पहले पता होगा एनएसएसएम 200 के द्वारा उन्होंने कहा था कि हम ये पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रो बिजनेस की, ये हम इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 1991 में वो इम्पोज किया गया। बहुत सारी इंडियन सरकारें आज तक रेजिस्ट करती आई, किसी ने आज तक लेकिन रिफॉर्म भी नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर का फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। और पंजाब में जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन के एक आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे थे, उसको उस लोगों को भी आपने नहीं सुधारा, किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि सब पैसा कमाने में लगे हुए थे। यील्ड बढ़ रही है, पैसा कमाओ और अपने साइड पे हो जाओ। पॉलिटिशियन जो है फ्री फार्म लोन वेवर, फ्री बिजली, फ्री पानी देके लोगों को निकल जाते थे। बाकी फार्मर मरता है, मरे, कैंसर होता है होए, पेस्टिसाइड से सॉइल पोल्यूशन होता है होए, वो नीचे ग्राउंड वाटर नीचे जाता है होए। नोबडी केयर्स फॉर इट। Nobody cared for that state. Nobody cared on those policy matters. Nobody cared for the farmer sector till last decade, till 2015, 16, and maybe even 2020, when a government first time in decades in its earnest wanted to bring reform. I think their intention was right. So maybe those unions could have talked to the government of India and negotiated a better deal, maybe sought some amendments into it. Go via good offices of Supreme Court and get those amendments done. Why can't you get it done? When laws को beneficial बनाइए, laws को roll back करना regressive policy। सरकार तो आपके साथ मिलने को तैयार थी, बात करने को थी, सरकार तो अमेंड करने को भी तैयार थी। I think it was a very good opportunity lost। और अब यूएस जो है पूरा का पूरा ट्रेड प्रेशर के जरिए सब कुछ तबाह करना चाहता है। सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। अब आगे चलते हैं। सो ये नया फिनोमेना नहीं है। 1991 रिफॉर्म में ओपन एंड पॉलिसी के बाद 100% एफडीआई इन मीडिया आया, अदर सेक्टर्स आया, अमेरिकन मल्टीनेशनल्स ने धीरे धीरे ओवरटन विंडो बढ़ाया, हेल्थ केयर में जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आई, एग्रीकल्चर में मोन्सांटो इतने डेकेड से इंडिया में काम कर रही है, न्यूट्रिशन में एफएसएसएआई काम कर रहा है, ठीक है। और 5 जून 2023 को यूएस ने डिफेंस एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करी है। हमारा आईटी सर्विस सेक्टर तो वैसे ही उनके साथ इंटीग्रेटेड है। हमारी कंपनीज जो हैं स्पेसएक्स के साथ, स्टारलिंक के साथ कोऑपरेट कर रही हैं एक बहुत क्रिटिकल स्पेस सेक्टर में, स्पेस एंड टेलीकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में। बट इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने क्रिटिकल वर्टिकल्स ऑफ स्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, डेटा सिक्योरिटी ये प्रोटेक्ट करके रखने हैं। सॉवरेनिटी, चाहे वो डेटा लोकलाइजेशन के साथ हो, चाहे वो डेटा ई कॉमर्स रूल्स के साथ हो, चाहे वो फिनटेक रूल्स के साथ हो, ये हमें नहीं डाइल्यूट करने हैं, क्योंकि ये वो चाहते हैं। कोलैबोरेशंस विद अमेरिकन्स आर नॉट बैड, बट सरेंडरिंग योर डेटा सॉवरेनिटी, सरेंडरिंग योर क्रिटिकल वर्टिकल, सरेंडरिंग योर फूड सिक्योरिटी, सरेंडरिंग योर फार्मा पेटेंट्स, सरेंडरिंग योर auto industry, surrendering your other non-trade barriers, that would be a cardinal blunder which should not be done. सिमिलरली अमेरिका चाहता है कि आप उनके साथ डॉलर और उनका पैक्स अमेरिकाना सिस्टम भी ऑब्जर्व करिए। अरे व्हाई डू यू वांट टू गो टू ब्रिक्स? आपको नॉन डॉलर ट्रेड में ट्रेड ही क्यों करना? वो तो लटनिक तो ओपनली इंडिया में आके कहते हैं यू आर रबिंग अस द रॉन्ग वे बाय इंपोर्टिंग योर आर्म्स फ्रॉम रशिया एंड बाय ज्वाइनिंग ब्रिक्स। महाशय को कोई चीज बताइए कि आप ही ने करगिल के बाद, आप ही ने 1998 के बाद सैंक्शंस लगाए थे, आपने हमारा क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम सैंक्शन किया था, और रशिया की वजह से हमारा इसरो डेवलप हुआ था। 1971 में बेड़ा 7th फ्लीट भेजने वाले और इंडिया को थ्रेटन करने वाले भी आप ही थे। लटनिक तो लगता थोड़े से हिस्ट्री में कमजोर है। तो हमारी जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन इंपीरियलिस्ट के खिलाफ, इन कॉलोनिस्ट के खिलाफ जो आए थे ट्रेड करने,
लेकिन और हिंदुस्तान को लूट के ले गए, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो और बहुत सारी जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया आई, और सिमिलरली ग्रीन रेवोल्यूशन में चाहे वो एग्रो बिजनेसेस थे जिन्होंने खूब मुनाफा कमाया इंडिया से, द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड द हेल्थ ऑफ इंडियन पब्लिक। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आप चाइना के पास मत जाइए, तो चाइना के साथ अगर नहीं जाएंगे तो क्या हालत होगी, हमने पहले बता दिया कि हमारी डिपेंडेंसीज क्या है। तो अब वो चाहते हैं कि आप अपने प्रोटेक्शनिस्ट नॉन ट्रेड बैरियर एग्रीकल्चर, फार्मा, ऑटो, इन सब में हटा दीजिए और अपने आप को एक ट्रेड टेरिटरी में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे आप ब्रिटिश एम्पायर और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में थे प्री वर्ल्ड वॉर 2 एज अ कॉलोनी विदाउट ऑफिशियली बीइंग सो। मतलब एक सॉवरेन स्टेट रहिए, लेकिन हमारी यूएस एम्पायर का एक वेसल स्टेट, एक ट्रेडिंग टेरिटरी, एक कॉलोनी बन जाइए उनके ट्रेड के लिए, उनकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, उनके एग्रीकल्चर केमिकल जायंट्स के लिए, उनके टेक जायंट्स के लिए एक सर्विस बैकएंड बनिए, एक फ्रंट लाइन बनिए, हमारी वॉर्स लड़िए और वो बैठ के खाली मुनाफा कमाए at the cost of India getting its food security, data localization, data sovereignty, pharma, gems and jewelry, all these sectors getting hampered. Our trade surpluses going to toss. But US should reindustrialize. And we must back the US dollar. That is what these Americans want from us. Are we willing to give such kind of a bargain? The jury is out on that. क्या हमें इस अमेरिकन एम्पायर के हेजिमोनिक ड्रीम्स को एक्सेप्ट करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे हैं, हाइब्रिड सीड से यील्ड्स बदलती हैं, बट less use of herbicides, less use of pesticides, better farming techniques, better technology, and better healthcare systems, better crop cycles, effective use of subsidies to farmers, contract farming, warehousing and logistics. If we, cold storage chains, if we focus on the whole integration of Indian pharma into global pharma and create more corporations like Amul, which can benefit India in dairy farming, then we will be able to justify ourselves as a power in the right earnest. But if we succumb to American hegemonic dream, we'll be doing the biggest blunder. I sincerely hope this is a wake-up call for everyone. This podcast is not to create alarm or paranoia or anything. This is just to present a balanced view. Yes, Green Revolution had positive impact. Yes, these foundations are functioning in India. Yet these corporate giants, agrochemical hybrid seed giants are functioning in India since long. These philanthropical foundations of Rockefeller, Ford, Bill and Melinda Gates are funding. आप मेरे नीति शास्त्र प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उनके बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है. So many people have written on it, even including Vandana Shiva has written on it. Professor Vandana Shiva. So you can read more on this. There are more books, and I would encourage my listeners not to simply rely on my podcast or my writing. और भी पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए और शेयर करिए. एंड लेट अस होप कि ये ट्रेड डील जो अभी पार्ट 1 आया जिसमें हम खाली टैरिफ्स पे माने हैं, भारत सरकार अड़ी हुई है कि हम एग्रीकल्चर में शेयर नहीं करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, जो आज के न्यूज़पेपर में आया है. आई रियली होप कि गवर्नमेंट एक नेशनल स्टैंड ले और उस पर स्टैंड करे, और हम भारत सरकार के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं कि वो अपने नेशनल सॉवरेन इंटरेस्ट को बिल्कुल डिफेंड करे. वी आर टोटली विद यू इन दिस. Please go and secure India's national critical sovereign verticals. Collaboration, joint ventures चलेंगे, but non-trade barriers और critical sovereign verticals को trade off मत करिए.
for them minute gains what the Americans may offer you. क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है, पुरानी कहावत है, एक्चुअली फेमस कहावत है, लम्हों ने की खता और सदियों ने सजा पाई. बस मैं इसी पे एंड करना चाहूँगा. थैंक यू एवरीवन. आई होप आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया, एंड विल कनेक्ट विद यू वेरी सून अगेन. थैंक्स सो मच. नमस्कार. टेक केयर.